नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। BSTV देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। वक्त हो चला है 5 का पंच का, यानी कि आज दिन भर की 5 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं और आपको इन खबरों के जरिए बताएंगे तमाम खास जानकारी। इसकी शुरुआत होगी मध्य प्रदेश को मिली 2 बड़ी सौगात को लेकर, जिसमें एक रेल सौगात है तो दूसरी हवाई सौगात है। किस तरह से हवाई सौगात का विस्तार है ये भी आपको बताएंगे। और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने किसे खरी खरी सुनाई, इसकी भी जानकारी होगी। दरअसल जब उनसे सवाल पूछा गया था कर्ज को लेकर कि सरकार फिर से कर्ज ले रही है, तो उन्होंने कहा था कि हम कर्ज इसलिए लेते हैं ताकि विकास की योजनाओं को सुचारू रूप से चला सके। इस पर उन्होंने कांग्रेस के सवाल पर तंज भी कसा और ये कहा कि हम कांग्रेस की तरह नहीं सोचते, कर्ज लेकर घी नहीं पीना चाहते। अब साई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार का खासा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर है, यानी कि सरकार भविष्य के लिए तमाम फैसले ले रही है। इसके साथ ही साथ सरकार ने अपनी ओर से साफ किया है कि अपराध पर किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं देखी जाएगी, यानी जीरो टॉलरेंस की नीति पर शायद सरकार आगे बढ़ रही है। और एक और चौंका देने वाली खबर छत्तीसगढ़ से सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी उन्हें जिन नंबर से आई है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बताए जा रहे हैं और वहां से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। और एक और खबर, बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा लगातार जारी है और आज एक ऐसा वाकया आया था जिस पर बाबा को सफाई देनी पड़ गई। दरअसल ऐसी खबर सामने आ रही थी कि बाबा पर फूलों की वर्षा के साथ मोबाइल को भी फेंका गया। मोबाइल पर हमले को लेकर बाबा ने इस बात का खंडन किया है। तो यह है आज शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली है और बताया यह जा रहा है कि उनको जो फोन कॉल आए थे उसके नंबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैं। तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली है डॉक्टर सलीम राज, जिन्हें कट्टरपंथियों ने धमकी दी है। और ये पूरा वाकया सामने आने के बाद उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से फोन पर धमकी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को दी गई है। बोर्ड के द्वारा तकरीर को लेकर फरमान के बाद लगातार विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। पहले सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट सामने आए और अब जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है डॉक्टर सलीम राज, उन्हें सीधे तौर पर उनके फोन कॉल पर धमकियां मिल रही हैं। धमकी मिलने के बाद वो सीधे आजाद चौक थाना पहुंचे हुए हैं और आजाद चौक थाना में उन्होंने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मामले को लेकर हम डॉक्टर सलीम राज से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर किस तरह से धमकियां आ रही है आपको, क्योंकि वक्फ बोर्ड के जो फरमान आपने जारी किया, तकरीर में जो भाषण को लेकर जो आपने फरमान जारी किया, इस फरमान के बाद आपके ऊपर लगातार जो है इस तरह से धमकियां आपको मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने एक नियम बनाया था कि मुतवल्ली लोग मस्जिद को राजनीतिक अड्डा ना बनाए और चूंकि जो तकरीर होती है तकरीर की बात है तो वह लगातार विदेशों से, अफगानिस्तान से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, केरल से आ रही है, जम्मू कश्मीर से आ रही है कि आपको किधर से छोटा करना, नीचे से करना है कि ऊपर से करना है, ऐसी या फालतू कुछ लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही है। तो जो फ़ोन नंबर आए जिसकी धमकी की मैंने अवगत करा दिया। सर क्या बोलते हैं फ़ोन करके, किस तरह से धमकी देते हैं? जान से मारने की धमकी देते हैं? कुछ नहीं, जान से मारने की है कि आपको नीचे से छोटा ऊपर करना है कि 6 इंची कहाँ से आपको कम होना है। तो मैंने बोला कि आप 6 इंची जहाँ से आपको छोटा करना, मैं ये धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं देश हित और राष्ट्र निर्माण के लिए लगा हूँ, क्योंकि मस्जिद में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला कोई बयान नहीं होना चाहिए और ये नियम जो है सिर्फ मुतवल्ली लोगों के लिए है। सर अभी आपने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, क्या शिकायत लिखाई है? मैंने लिखा है कि मुझे लगातार इंटरनेशनल कॉल से फोन आ रहा है और लगातार धमकी मिल रही है और मैंने से आवेदन दे दिया हूँ। आवेदन के बाद वो जांच करेंगे, जांच के बाद FIR करेंगे। सुरक्षा की भी मांग की? नहीं, देखो जब तक जांच नहीं होगी जब तक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा शासन को भी पता है और क्या सुरक्षा देना है वो तय करेंगे। सुरक्षा के कारण मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे को जो धमकी आ रही, धमकी से अवगत करा दिया हूँ।
ठीक है, तो ये थे डॉक्टर सलीम राज जो कि आजाद चौक थाना पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने लिखित शिकायत जो है दर्ज कराई है और लगातार उन्हें केरल, जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कट्टरपंथियों के द्वारा जो है धमकियां मिल रही है और जान से मारने की उन्हें धमकी दी जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से पुलिस जांच करती है, कौन कौन से वो फोन नंबर हैं और कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं। क्या इस धमकी के बाद उन्हें राज्य सरकार के द्वारा विशेष सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा, ये भी सवाल है, क्योंकि इस तरह से धमकियां जब से वक्फ बोर्ड के द्वारा ये फरमान जारी किया गया, फरमान जारी करने के बाद लगातार ये मामला उठता रहा और अब उन्हें दूसरे देशों से धमकियां मिल रही हैं, तो धमकियों के बाद किस तरह से पुलिस कार्रवाई करती है ये देखना होगा। कैमरामैन गुपेंद्र निर्मलकर के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर। तो जो बात सामने आई है वो ये है कि डॉक्टर राज ने इस बात की अनुमति के लिए बाकायदा वक्फ बोर्ड से बात करने के लिए कहा था, जिसमें जुमे की तकरीर देने का जो मौका होता है। अब हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, वैसे तो रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और उन्होंने इस बात को भी साफ तौर पर BSTV से चर्चा के दौरान डॉक्टर सलीम राज ने कहा है कि वो डरने वाले नहीं हैं इस तरह की गिदड़ भभकियों से। देखिए, वक्फ बोर्ड ने जो फरमान जारी किया था वो तकरीर को लेकर किया था कि किसी भी तरह से जब जुम्मे की नमाज होती है, नमाज के बाद जो तकरीर होती है उसमें कोई ऐसा बयान, ऐसे भाषण ना दिए जाए जिससे किसी भी तरह के सामाजिक सौहार्द बिगड़े, कोई भी विवाद की स्थिति हो। और इस फरमान के बाद लगातार जो डॉक्टर सलीम राज है उनसे कई लोगों का खुन्नस जो है वो सामने आया, जो लगातार इसके बाद उन्हें करीब एक हफ्ते से शिकायत, उन्हें धमकियां मिल रही थी। 18 नवंबर को उन्होंने ये फरमान जारी किया था वक्फ बोर्ड के माध्यम से और उसके बाद लगातार उन्हें धमकियां मिल रही थी। धमकियां मिलने के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय कॉल उन्हें आने लगे, जहां पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान से उन्हें धमकी मिलने लगी, देश के ही कई अलग राज्यों से, केरल और जम्मू कश्मीर से उन्हें धमकी मिली, जान से मारने की धमकी मिली, कहीं पर कोई टुकड़े करने की बात उनसे करने लगा। तो इस धमकी के बाद वो सीधे अपने पास के थाने आजाद चौक, अपने क्षेत्रीय थाना में पहुंचे, आजाद चौक थाने में, और उन्होंने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि उनको अंतर्राष्ट्रीय फोन नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिल रही है और इस धमकी पर कार्रवाई की जाए, पुलिस जांच करे। इसी शिकायत को लेकर वो आजाद चौक थाना पहुंचे हुए थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि कैबिनेट मंत्री का उन्हें दर्जा है, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन थाने में उनके पहुंचने पर भी यहाँ पर केवल सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी यहां पर मौजूद थे। अब सोचिए कि इतने बड़े व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कॉल आ रहे हैं, धमकी भरी फोन आ रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई बड़े अधिकारी यहां पर थाने में नहीं थे। तो ऐसे में उन्होंने एक शिकायत, लिखित शिकायत यहां पर थाने में दर्ज कराई है। कुछ देर में इस पर पूरी तरीके से FIR हो जाएगी और FIR के बाद जांच किया जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने गोपनीय गुप्त विभाग के जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की है, सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने बातचीत की है कि इस पर विशेष तौर पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के वो अध्यक्ष हैं और जो धमकी आ रही है कहीं ना कहीं उनके जान को एक बड़ा खतरा है। और इसमें देश भर के जो कट्टरपंथी लोग हैं या दूसरे देशों में बैठे कट्टरपंथी लोग हैं वो लगातार इनके पीछे पड़े हुए हैं, फोन कॉल से इन्हें सीधे धमकी दे रहे हैं और धमकी देने के बाद इनके साथ कोई ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए इन्होंने थाने में सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई है। और अब देखना होगा कि थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद किस तरह से जांच होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल जो आ रहे हैं, फोन नंबर वो कहाँ के हैं, पाकिस्तान के कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं, या फिर केरल और जम्मू कश्मीर की जो वो बात कर रहे हैं। ये तो बात बाहरी हो गई, चाहे प्रदेश के बाहर की हो या देश के बाहर की। लेकिन छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो अध्यक्ष हैं उनके इस जो तकरीर वाली बात है उसको किस तरह से लिया जा रहा है? देखिए, कई ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जिन्हें इस फरमान से काफी तकलीफ हो रही थी और उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं 18 नवंबर के बाद देखी गई। कई डिबेट हुए, कई चर्चाएं, इस पर राजनीतिक चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो भड़काऊ भाषण देने पर, मना करने पर जिन्हें तकलीफ हो रही है। सवाल उन पर उठना चाहिए कि अगर मस्जिद नमाज का जगह है, इबादत करने का जगह है और ऐसे स्थान पर यदि कोई भड़काऊ भाषण देता है तो उसके लिए अगर वक्फ बोर्ड के द्वारा फरमान जारी कर दिया गया
और फरमान जारी में सिर्फ ये कहा गया है कि किसी भी तरह के इस तरह के भाषण देने से पहले कोई भी लाइन होंगे, उनके जो पंच लाइन होंगे, कोई भी भाषण की जो लाइन होगी उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इसमें गलत क्या है, ये डॉक्टर सलीम राज का कहना है। और इसके लिए अगर अनुमति लेते हैं तो वक्फ बोर्ड उसकी जांच करके उसके लिए अनुमति देगा। लेकिन इबादत की जगह में यदि भड़काऊ भाषण देने से यदि कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है तो ऐसे लोगों पर कौन लोग हैं? चलिए अब ऐसे कौन लोग हैं और फिलहाल पुलिस ने शिकायत के बाद अब किस तरह से पुलिस कार्रवाई करती है हम देखेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबरों पे आगे बढ़ते हैं। आज साय सरकार की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई, क्या कुछ फैसले इसमें लिए गए ये आपको विस्तार से बताएंगे। लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि अपराध पर किसी के नहीं सुनेंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति साय सरकार अपनाएगी। कई बड़े फैसले लिए गए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर फैसले लिए गए हैं, किसानों के हित के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। और प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट के फैसलों को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आज मंत्रिपरिषद की 17वीं बैठक हुई जिसमें राजनीतिक आंदोलन से संबंधित 54 मामलों को वापस लिया जाएगा, ये जानकारी डिप्टी सीएम ने दी है। पीडीएस चना वितरण को मंजूरी सरकार ने दे दी है और हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त किया गया है, इससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रय किए जाने की अनुमति दी गई है। मसूर सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक 5 साल में 25% की वृद्धि का भी प्रावधान था, इसे भी समाप्त कर दिया गया है। 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत किए जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। और चलिए सीधे रायपुर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवम, कई बड़े फैसले इस बैठक के जरिए लिए गए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी हो, किसानों के हित में फैसले हों या फिर 40 से ज़्यादा पुराने चुनावी जो केस थे उसको वापस ले लिया जाएगा, और कितनी खास और महत्वपूर्ण रही ये बैठक? जी बिल्कुल, देखिए विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में लगभग 3 घंटे ये बैठक चली है। बैठक में 9 फैसले लिए गए हैं जो कि किसानों से संबंधित हैं, राजनीतिक प्रकरणों से संबंधित हैं, वो उन लोगों से संबंधित हैं जिन्होंने हाउसिंग बोर्ड के मकान लिए हैं, और तमाम चीजों को लेकर के विस्तृत जानकारी जो है डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी है। अगर सबसे बड़े फैसले की बात करें तो 2 जो सबसे ज्यादा चर्चा वाले फैसले हैं वो है 5वीं और 8वीं की जो परीक्षाएं थी, जो पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल कराता था, वो अब वापस से बोर्ड परीक्षाएं हो जाएंगी, केंद्र से उनकी परीक्षाओं का संचालन किया जाएगा। इसके लिए भी जो है फैसला एक बड़ा किया गया है, जिसमें जो है स्कूल और जो शिक्षा प्रणाली है वो सुधरेगी, और जो दक्षता होती है छात्रों की उसमें कहीं ना कहीं सुधार आएगा, क्योंकि जो परीक्षाएं जब केंद्रीकृत होंगी तो छात्रों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि 10वीं 12वीं अभी भी केंद्र से ही होती हैं, वो परीक्षाएं बोर्ड परीक्षाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए बड़ा फैसला है, और स्कूल के भविष्य के लिए या फिर शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य के लिए एक बड़ा फैसला आज की कैबिनेट में लिया गया है। दूसरे जिस फैसले की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो 54 जो राजनीतिक मामले थे जो पिछली भूपेश सरकार में कायम हुए थे, राजनीतिक व्यक्तियों में, वो चाहे बीजेपी से जुड़े हों या अन्य व्यक्ति हों, उन पर जो 54 मामले कायम किए गए थे उन्हें राजनीतिक मानते हुए, विशुद्ध रूप से राजनीतिक मानते हुए उन प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने का फैसला किया गया है, जो कि एक बड़ी खबर जो है राजनीतिक दलों के लिए भी है, क्योंकि जो राजनीतिक प्रकरण है उन्हें यह कहा जाता है कि सरकार जब विपक्ष के ऊपर ये कायम करती है तो किसी न किसी राजनीतिक द्वेष के कारण कायम करती है। तो उन फैसलों को जो है 54 फैसलों को वापस लिया जाएगा, यानी वो खात्मे की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये दूसरा बड़ा फैसला है। तीसरे चीज की अगर बात करें तो हाउसिंग बोर्ड क्रेताओं को जो हाउसिंग बोर्ड का मकान लेते हैं उनके लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसी के साथ साथ
जो किसानों के बीच में जो बीज को लेकर समस्या बनती थी, उसे सुनिश्चित करने के लिए कि अच्छी कीमत में उन्हें जो है बीज मिले, स्वच्छ बीज मिले, अच्छा बीज मिले, इस चीज को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इसी के साथ साथ मक्का फसल और पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत फसलों को नेफेड एवं एनसीसीएफ प्रोक्योरमेंट एजेंसी को नियुक्त करने का फैसला भी इस कैबिनेट में लिया गया है। वहीं चना उपार्जन अब NEML और ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति ली गई है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक थी और इस बैठक में लगभग 9 फैसले हुए और 9 के 9 जनहित में फैसले हैं, जो कि जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो एक मुहिम थी कि जनहित में जो फैसले लिए जाएंगे उनको जनता के बीच में रखा जाएगा। तो ये आज की जो कैबिनेट की बैठक थी वो काफी मायनों में महत्वपूर्ण थी और जो इसके बाद जो बैठक के बाद जो तमाम फैसले हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं जनहित की ओर इशारा हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं जगदीश देवड़ा, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल कर्ज के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी सरकार कर्ज लेती है, बेशक लेती है, लेकिन उसका मुद्दा होता है विकास। हम कांग्रेस की तरह कर्ज लेकर घी नहीं पीते। इसके साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप पर भी जमकर निशाना साधा। समय पर चुका है, नियम प्रक्रिया से कर्जा लेते हैं। इस विषय को हम बहुत बार विधानसभा के चुनाव पर भी कह चुके हैं। कौन सी सरकार ऐसी है जो कर्जा नहीं लेती? कर्जा लेकर के हमने डेवलपमेंट किया, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने कर्जा लेकर के घी पीने का काम किया और वेतन भत्तों में उस कर्जे का उपयोग किया। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के काम किए, डेवलपमेंट के काम किए। और भोपाल से हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। रंजन, जिस प्रकार से डिप्टी सीएम ने बयान दिया, कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो लपेटे में लिया ही है, प्लस अपने सरकार की विशेषता भी बता दी कि विकास योजनाओं को लेकर हमारी सरकार कर्ज ले रही है। जी बिल्कुल विवेक, देखिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो है जनहितैषी योजनाओं का लाभ जो है वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है और इसी कड़ी में जो है प्रदेश सरकार की तरफ से, वित्त विभाग की तरफ से जो है कई सारे पैसे जो है वो केंद्र की तरफ से भी लिए जा रहे हैं कर्ज के तौर पर। लेकिन सीधे तौर पर देखें तो इन पैसों का जो है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि प्रदेश में लाडली बहना योजना चलाया जाता है, जिसके तहत करोड़ों महिलाओं को जो है वो लाभ दिया जाता है। 1250 रुपये की राशि जो है प्रत्येक महीने उनके खातों में जो है ट्रांसफ़र की जाती है। तो इसके लिए जो है प्रदेश पर अतिरिक्त जो है वो भार पड़ता है और केंद्र से भी जो है प्रदेश को मदद लेनी पड़ती है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कई सारी योजनाएं जो है वो प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जाती है, जो कि जन कल्याणी योजना है। अगर हम बात करें तो कई सारे मेडिकल कॉलेजों का भी जो है अब निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ जो सरकारी कर्मचारी है उसके वेतन भत्ता जो होता है उसको भी बढ़ाने का काम जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नर्सिंग स्टाफ और जितने भी सरकारी कर्मचारी है जो कि काफ़ी लंबे समय से मांग करते हैं, उनके वेतन को जो बढ़ाया जाए, तो सरकार की तरफ से जो है नित नए बड़े फैसले भी लिए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है और कई सारी सुविधाएं जो है वो प्रदान की जा रही है। तो ऐसे में प्रदेश को जो है जब अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होती है तो सीधे जो है वित्त विभाग एक ड्राफ्ट तैयार करता है। उस ड्राफ्ट को जो है केंद्र तक भेजा जाता है और केंद्र जो है इसकी मंजूरी देता है, तब जाकर के जो है प्रदेश सरकार को पूरा पैसा मिल पाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो लगातार जो है विपक्ष कर्ज को लेकर के घेरने का काम करता है। लेकिन आज जिस तरीके से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बयान आया है तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कांग्रेस पर भी जो है उन्होंने पलटवार किया है। जो सरकार योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचा रही है और जो कर्ज लेकर के काम कर रही है उसका भी पूरा ब्यौरा जो है देने का काम जो है जगदीश देवड़ा ने किया कि किस तरीके से जो है सरकार कर्ज लेती है और उस कर्ज के पैसे से जो है जो योजनाओं का लाभ जो है वो जन जन तक पहुँचाया जाता है। इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में आज जगदीश देवड़ा ने जानकारी दी। इसके अलावा जो है उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा है, क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं आज पूरे देश भर में जो है संविधान दिवस मनाया जा रहा है और संविधान दिवस के अवसर पर जब राहुल गांधी के बारे में सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा जो राहुल गांधी है वो संविधान को जो है वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं और झूठे आरोप जो है वो लगातार लगाते हैं। तो ऐसे में विपक्ष को भी घेरने का काम आज जगदीश देवड़ा ने किया है और साथ ही साथ जो विपक्ष मुद्दा उठाती है कर्ज को लेकर के उसका भी जवाब देने का काम जो है आज वित्त मंत्री ने किया है।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही रंजन। बने रहेगा हमारे साथ, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से रेल की सौगात मिली है उसको लेकर। दरअसल मोदी कैबिनेट ने मध्य प्रदेश को रेल की एक बड़ी सौगात दी है और 3 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में रीवा से जो एयर कनेक्टिविटी है इसको विस्तार किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने की है। तो हवाई सौगात में जिस प्रकार से वृद्धि हुई है ये और रेल मंत्रालय की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिसकी मंजूरी मोदी कैबिनेट के जरिए दी गई है, तो हवाई यात्रा पर भी बड़ी खुशखबरी है। यानी कि रेल और हवाई दोनों सौगात मध्य प्रदेश को मिली है, जिसमें रेल मंत्रालय की ये 3 महत्वपूर्ण परियोजना है, मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं जिसकी जानकारी सामने आई है। और इसके साथ ही साथ हवाई यात्रा में सेवाओं का विस्तार, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बाकायदा इसका उद्घाटन किया और इसके तहत यात्रा करने वाले पहले यात्रियों को उन्होंने यात्रा का टिकट भी दिया। मैं फर्स्ट पैसेंजर हूं जो भोपाल से रीवा के ट्रेवल कर रहा हूं। मैं कटारा भोपाल में रहता हूं, मेरा गांव रीवा में है और हमारे शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके अथक प्रयासों से यह हम लोग का सपना पूरा होने जा रहा है। हमारे मम्मी पापा सभी लोग ट्रेवल करने वाले हैं, उनका टिकट हो चुका है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और रंजन लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रंजन, 2 सौगात इसलिए हमने कहा कि एक तो मोदी कैबिनेट से 3 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं की मंजूरी मिली है और साथ ही साथ भोपाल से रीवा की अब जो दूरी है वो कम हो गई है। हवाई कनेक्टिविटी के जरिए समय कम जरूर हो गया है और आज हमने देखा कि इस प्रकार से रिएक्शन भी सामने आए पैसेंजर्स के। तो देखिए विवेक, केंद्र सरकार की तरफ से भी जो है एक बड़ी सौगात आज दी गई है और साथ ही साथ राज्य सरकार की तरफ से भी जो है एक बड़ी सौगात मिली है। सबसे पहले केंद्र सरकार की बात करें तो 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना की जो है आज शुरुआत हो गई है, जिसके तहत अब जो है ये मल्टी ट्रैक बनाए जाएंगे, जिसमें कि यात्री जो लंबे समय से इंतजार करते हैं ट्रेनों में, जो है उनको टिकट नहीं मिल पाता है और अलग अलग जगह जाने के लिए जो है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो ये परेशानी जो है अब दूर होने वाली है। खास करके जो यात्री तीर्थ स्थल के दर्शन के लिए पहुंचना चाहते हैं, चाहे वो ओमकारेश्वर हो, चाहे वो महाकालेश्वर हो या खंडवा विश्व धरोहर खजुराहो हो, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है और लगातार प्रयास यही है कि अधिक से अधिक यात्री जो है अलग अलग प्रदेशों से मध्य प्रदेश पहुंचे और मध्य प्रदेश का जो विश्व धरोहर है उसको जाने, उसको समझे। पर्यटन के दृष्टि से भी जो कह सकते हैं एक बड़ी सौगात जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, जिसमें साफ तौर पर मध्य प्रदेश के अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी बिहार के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश काफ़ी आसानी के साथ जो है अब ट्रैवल कर सकते हैं। उनको घंटों लाइन में लग के जो है टिकट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है कई बड़ी सौगातें जो है रेलवे मंत्रालय के द्वारा जो है दी जा रही है। इसके तहत जो है महाराष्ट्र के एलोरा गुफा हो या फिर खजुराहो हो या अन्य जो पर्यटक स्थल है वहां पर जाना जो है वो काफी आसान हो जाएगा और इसी के लिए जो है आज रेलवे मंत्रालय ने जो है 3 जो प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी दे दी है। सीधे तौर पर कह सकते हैं जितने भी प्रदेश के यात्री हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, पैसेंजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों पर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाबा बागेश्वर की यात्रा लगातार जारी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आज यात्रा के दौरान जब फूल फेंके जा रहे थे तो किसी ने मोबाइल भी फेंक दिया। खबर ये निकलकर सामने आई कि क्या बाबा पर हमला हुआ है, बाबा की सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़े होने लगे। क्या ये सिक्योरिटी थ्रेट है, किसने ये पूरा काम किया? तो फिर बाबा बागेश्वर ने इसको लेकर एक प्रतिक्रिया भी दी है। आज यात्रा का पड़ाव झांसी के मऊरानीपुर में पहुंचा था और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हालांकि हमले की किसी भी बात से खुद खंडन किया है। हमको बताया है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि कोई न्यूज चल रही है हमले वाली। स्थिति पूर्णतया ठीक है, किसी भी प्रकार का हम पर हमला नहीं हुआ है। फूल फेंकते समय किसी श्रद्धालु भक्त का मोबाइल आ गया था जो यहाँ थोड़ा लगा था, वो अब वापस भी कर दिया गया है और किसी भी प्रकार से ऐसा अभी तक नहीं हुआ।
और किसी भी प्रकार की साजिशें न चल रही हैं। दोनों प्रदेश की शासन प्रशासन सख्त है, हम साधुवाद दे रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए BS TV। नमस्कार।